नमस्कार सभी को। हमने शुरुआत के दो जो वीडियो देखी वो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के थे। कुछ पेपर और रह गए, हम उनको भी देखते हैं। जो प्रीवियस ईयर्स में जो क्वेश्चन स्कूल मैनेजमेंट के या एजुकेशनल मैनेजमेंट के ग्रेड फर्स्ट में आए हुए हैं, आप यदि इन सब का विश्लेषण करते हैं, एनालिसिस बैठ के ढंग से करते हैं, तो इनमें से काफ़ी क्वेश्चन आपने देखा है कि रिपीट हो रहे हैं। और कई बार तो एक ही पेपर में 10 और जो 15 क्वेश्चन आ रहे हैं उनमें से 3, 4, 5 तक क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो क्यों नहीं हम उन 5 क्वेश्चन, उन 4 क्वेश्चन को तो बहुत ही अच्छे तरीके से देख लें, जो हो सकता है रिपीट होकर हमारे सामने वापस आ जाए और जिस पे हमें सोचने की भी जरूरत नहीं है, जिसको आरपीएससी ने पहले से ही उसको सही मान रखा है। तो ये हमारे लिए बहुत ही बेनिफिट की बात है। ये हमारा जितना भी जो एजुकेशन मैनेजमेंट, शैक्षिक प्रबंधन, शैक्षिक परिदृश्य, ये रीट के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्रेड फर्स्ट में तो है ही है, रीट के अंदर भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये आपने देखा इसको। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसका एक बहुत ही शानदार वीडियो आपको एक और मिलने वाला है, जिसमें आरटी में अब तक जितने परिवर्तन हुए वो सारे एक वीडियो में मिलेंगे। और ये मान के चलना कि आरटी के परिवर्तन में से क्वेश्चन पूछे जाने का पूरा चांस है। तो ये लगभग 1500 क्वेश्चन से ज़्यादा क्वेश्चन की जो सीरीज है, जिसमें आपको मिलते जाएंगे। जैसे ही आज की वीडियो में हमारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे, उसके बाद आपको रोजाना हर टॉपिक के लगभग 70-80 क्वेश्चन एक टॉपिक के मिलेंगे। तो आपको कहीं कुछ बचेगा ही नहीं स्कूल मैनेजमेंट में तो एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने के लिए, और वो भी एनालिसिस के साथ मिलेगा। यहाँ सिर्फ करवाना नहीं, हमारा उद्देश्य है कि आपको वो समझ में आए, रटना नहीं है आपको। बाकी ये डॉक्टर MR भादु एजुटेक ऐप है हमारा, इस पर भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएगी, जहाँ आपको नोट्स भी मिल जाएंगे, वहाँ ये क्वेश्चन की बुकलेट भी पूरी आपको मिल जाएगी, और लाइव में जो बच्चों को पढ़ाया है वो जो वीडियो है वो तो वहाँ मिल ही जाएंगे सारे के सारे। तो यहाँ तक हमने परसों उस दिन देखा था, जो 17 नंबर पेज था हमारा, वहाँ तक हमने देखा था। इसके बाद हमारा जो है ये वाला एक पेपर जो 2015 में आया, देखिए लेक्चरर के एग्जाम में आपको लगेगा कि बार बार कैसे रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। 2015 का है, आरपीएससी भर्ती लेक्चरर 2015 का पहला क्वेश्चन था, निम्न में से कौन सा कथन विद्यालय प्रबंधन समिति के बारे में सत्य नहीं है। वैसे देखा जाए तो विद्यालय प्रबंधन समिति हमारे सिलेबस में अलग से उस समय थी, आज नहीं है, लेकिन पूछा जा सकता है क्योंकि आरटीई की धारा 21 में, जो आरटीई की धारा 21 है वो विद्यालय प्रबंधन समिति की ही है। तो इसके बारे में सत्य क्या नहीं है। विद्यालय के पड़ोस में लोगों को बालकों के अधिकारों के विषय में सरल तरीके से बताना, ये तो बिल्कुल ही है। बालकों के अधिकारों के बारे में लोगों को बताना ये इसका काम है। नामांकन और उपस्थिति को सुनिश्चित करना बिल्कुल इसका काम है। विद्यालय में मध्याह्न भोजन योजना का प्रबोधन या मॉनिटरिंग बिल्कुल इसका काम है। अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना ये इसका काम नहीं है। अध्यापक प्रशिक्षण की योजना तैयार करना ये समुचित सरकार, राज्य सरकार का काम है। वो किस प्रकार से कौन कौन से प्रशिक्षण करवाएगी, ये प्रशासनिक कार्य नहीं करती है। ये चीज ध्यान रखें। एसएमसी का काम प्रबंधकीय है या एसएमसी का काम सलाहकारी है, प्रशासनिक कार्य नहीं है, ये विशेष तौर से ध्यान रखना। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में अध्यापकों के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह कितने हैं? 45 शिक्षण घंटे। कितनी ही बार आपके क्वेश्चन आया हुआ है 45 शिक्षण घंटे। यदि 45 शिक्षण के घंटे के साथ तैयारी के घंटे सहित भी होता तो वो ज्यादा सही होता, लेकिन यहाँ पे लिखा नहीं है, तो इसमें 45 शिक्षण घंटे लिखा है, तो 45 शिक्षण घंटे बिल्कुल सही होगा। और ये आपका ये जो क्वेश्चन है ये आरटीई की अनुसूची में से आया है, और मैंने पहले भी कल परसों भी मैंने यूट्यूब पे वीडियो डाला है, जो पूरी की पूरी अनुसूची को बहुत अच्छे तरीके से, और अनुसूची में से 1 या 2 क्वेश्चन लगातार आ रहे हैं, तो क्यों नहीं हम उसकी अनुसूची जो धारा 19 और 25 है उसको तो बहुत अच्छे तरीके से देख लें। ये रहा अनुसूची में से। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के मानकों के अनुसार प्राथमिक स्तर यानी कक्षा 1 से 5 के 200 छात्रों के लिए शिक्षकों की संख्या होगी। यहां पे ये एक जो क्वेश्चन था, ये उस समय आरपीएससी ने माना था कि 121 से लेकर 200 तक, वैसे हम कहते हैं कि 5 शिक्षक होंगे। देखिए आपको सीधा सीधा 60 तक 2, 61 से 90 तक 3, 90 से 120 तक 4, 121 से 200 तक 5,
लेकिन इसमें कहा गया है कि जैसे ही 150 बच्चे हो जाते हैं, 150 बच्चों पे एक प्रधानाध्यापक का पद आ जाता है। इसको शामिल करते हुए आरपीएससी ने उस समय इसका शिक्षकों की संख्या के रूप में जो है वो 6 है, इसको सही माना था। और वैसे देखें तो 121 से 200 के बीच में 5 शिक्षक प्लस एक प्रधानाध्यापक का पद होता है, ये विशेष तौर से ध्यान रखना। या हम अनुपात के रूप में चलते हैं तो ये 6 भी सही होता है। ये वापस आरटी का एक ही बार में 3 क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 29(1) के तहत राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी, यानी यहां राज्य की पूछा है, पहले उसने केंद्र की पूछा था। राज्य की घोषित शैक्षिक प्राधिकारी यानी धारा 29 क्या है? प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और मूल्यांकन, प्रारंभिक शिक्षा का पाठ्यक्रम और उसे पूरा किया जाना। तो ये काम तो कौन करता है? ये काम SIERT करता है, वर्तमान में RSCERT करता है। ये इसका ऑप्शन सही है। शाला प्रबंधन समिति की मासिक बैठक होती है। देखिए वहां पे एसएमसी है, वापस एसएमसी का क्वेश्चन आया एक पेपर में 2 बार। शाला प्रबंधन समिति की मासिक बैठक होती है अमावस्या को, प्रत्येक अमावस्या को होती है, महीने में एक बैठक होती है। अगला क्वेश्चन, SIQE का पूरा नाम, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था कि SIQE का पूरा नाम बताइए। स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल नहीं है, स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन यही है, स्टेट इनिशिएटिव ऑफ क्वालिटी एजुकेशन। देखिए इसमें फोर और ऑफ में बच्चों को घुमा दिया था, फोर था कि ऑफ था, कुछ ने फोर किया कुछ ने ऑफ किया, जिसने फोर किया उसका सही हो गया। यानी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए राज्य की पहल कब चली थी? 2015-16 में। कौन सी 4 संस्थाओं या 5 संस्थाओं का सहयोग था? निदेशालय माध्यमिक शिक्षा जिसने इसको संचालित किया, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद जिसने प्रशिक्षण रूपरेखा और समर्थन का काम किया, SIRT जिसने अकादमिक निवेश, अकादमिक समीक्षा और पाठ्यक्रम का काम किया, यूनिसेफ और बोध शिक्षा समिति जिन्होंने तकनीकी सहयोग दिया 2005-6 के लिए, और SIQE कक्षा 1 से 5 के लिए था। ध्यान रखना, यह बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। IASC, CTE और सभी जिलों की डाइट्स को शैक्षिक मार्गदर्शन और संबलन प्रदान करने हेतु राज्य की नोडल एजेंसी है। यह क्वेश्चन कितना दिमाग वाला क्वेश्चन है। इसने कहा IASC, CTE और डाइट ये तीनों 1986 की शिक्षा नीति के तहत शिक्षक शिक्षा की संस्था है, टीचर एजुकेशन की संस्था है, बीएड करवाने वाली संस्था है, बीएड करने के बाद टीचर लगने के बाद सेवारत प्रशिक्षण वाली संस्था है। इसलिए ये पूछना चाह रहा है कि राज्य में जो शिक्षक शिक्षा की ये जो 3 संस्थाएं हैं, इनको मार्गदर्शन और संबलन कौन प्रदान करता है? इनको मार्गदर्शन और संबलन प्रदान करने के लिए SIRT है। और जैसे ये क्वेश्चन आता है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, राज्य में सबसे ऊपर शिक्षक शिक्षा की संस्था SIRT, फिर है IASC, फिर है CTE, फिर है जिलों में डाइट, और वर्तमान में राजस्थान में 2 ब्लॉक में बाइट। तो ये जितना का जितने हैं ये सारे के सारी शिक्षक प्रशिक्षण की संस्था है। और ये बाइट हो, डाइट हो, CTE, IASC हो, इन सबको मार्गदर्शन और संबलन प्रदान करने का काम RSCRT करता है। यह क्वेश्चन उस समय सिलेबस में था, भारत स्काउट और गाइड अब नहीं है। भारत स्काउट और गाइड संस्था की गत 23वीं वर्ल्ड जम्बूरी अगस्त 2015 में किस देश में आयोजित हुई? उस समय ये जापान में हुई थी। अभी 2 साल पहले हमारे रोहट पाली में भी ये जम्बूरी हुई है, तो ध्यान रखना, वो आपका जीके में आ सकता है। राज्य सरकार द्वारा चलाए जा रहे अंग्रेजी माध्यम वाले विद्यालय जो केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE, केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त है, उत्कृष्ट केंद्र के रूप में, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में है, वो कौन से स्कूल है? नवोदय विद्यालय, सैनिक स्कूल, शारदे बालिका छात्रावास, तो ये बालिका छात्रावास है, ये नहीं है। सैनिक स्कूल राज्य सरकार द्वारा नहीं चलाए जाते, नवोदय विद्यालय भी राज्य सरकार के, तो कौन से? स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल। यानी 2015 में एक क्वेश्चन आया था कि स्वामी विवेकानंद मॉडल स्कूल जो उस समय 6ठी से 12वीं के थे, अंग्रेजी माध्यम के थे, विज्ञान संकाय के थे, CBSE से समानता प्राप्त थे, शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में 45-55 के अनुपात में बॉयज और गर्ल्स का जिनमें एडमिशन होता है, उन 134 मॉडल स्कूल जो राजस्थान में है, 27 जिलों में है, 6 जिलों में नहीं है, 27 जिलों में ये मॉडल स्कूल स्थापित किए गए। जो 15 अगस्त 2007 को माननीय मनमोहन सिंह जी ने उस समय घोषणा की थी कि केंद्रीय विद्यालयों की तर्ज पे हम भारत के शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े क्षेत्रों में इस प्रकार के अत्याधुनिक सुविधाओं वाले
अच्छी गुणवत्ता वाले, संपूर्ण सुविधाओं वाले सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोलेंगे, जिनको मॉडल स्कूल कहा गया। पूरे भारत में मॉडल स्कूल है, लेकिन राजस्थान के मॉडल स्कूलों का नाम स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल है। तो ये अच्छा क्वेश्चन था, ये अभी भी आ सकते हैं, ये अभी भी 134 है। बस ये जिनको हम SVGMS बोलते हैं, अब ये वर्तमान में पहली से 12वीं तक संचालित है, विज्ञान संकाय के हैं, अंग्रेजी माध्यम के हैं, CBSE से संबद्धता प्राप्त है और 134 है राजस्थान में। अगला 2020 का एक पेपर था, शिक्षण का सत्तावादी स्तर केंद्रित है। शिक्षण का सत्तावादी यानी सत्तावादी का मतलब ये हो गया कि शिक्षक केंद्रित, यानी शिक्षण का सत्तावादी का मतलब है कि पावर पूरी की पूरी शिक्षक के हाथ में है। तो ये शिक्षक केंद्रित शिक्षण का सत्तावादी केंद्र होता है। न्यूपा मुख्य रूप से संबंधित है। देखिए हमारे सिलेबस में नहीं था, लेकिन मैंने पहले ही कहा था न्यूपा और NCERT को हमें पढ़ना चाहिए, हमारे सिलेबस में नहीं है, क्वेश्चन आ सकता है। इसके नाम में क्या था न्यूपा में? नेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ एजुकेशनल प्लानिंग एंड एडमिनिस्ट्रेशन, और इसने यही पूछा है मुख्य रूप से संबंधित है शैक्षिक पर्यवेक्षण से, शैक्षिक संगठन से, शैक्षिक योजना से, शैक्षिक मूल्यांकन से, ये रहा शैक्षिक योजना से, प्लानिंग से, ये रहा प्लानिंग से। तो इसके क्वेश्चन नाम में जो था वही इसका उत्तर था। डाइस का पूर्ण रूप है, ये देखिए डाइस का 5वां 6ठा क्वेश्चन है आपके सामने। डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन, डाटाबेस इंफॉर्मेशन सिस्टम एजुकेशन नहीं, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सपोर्ट नहीं, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर एजुकेशन ये रहा। और ये डाइस 1995 में शुरू हुआ था, इसी न्यूपा के सहयोग से हुआ था। न्यूपा का EMIS एक विभाग होता है, उसने भरवाया था। यूनिसेफ ने इसमें सहयोग दिया था, शुरुआत में पहली से 8वीं के लिए यानी प्रारंभिक शिक्षा के लिए था। वर्तमान में 2018-19 से इसको यूडाइस प्लस कहा जाता है। संपूर्ण सामग्री इसकी ऑनलाइन भरी जाती है और 30 सितंबर की आधार तिथि के आधार पर भरी जाती है। ऐसा है हमारा डाइस। 11 अंकों का होता है ये डाइस। कितने अंकों का? 11 अंकों का। प्रत्येक स्कूल का एक यूनिवर्सल कोड है यूडाइस। जैसे प्रत्येक व्यक्ति का आधार कार्ड होता है, ऐसे ही प्रत्येक व्यक्ति का एक यूडाइस कोड होता है, जिससे प्रत्येक जो विद्यालय अपनी पहचान रखता है। देखिए फिर SMC में से क्वेश्चन, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य होते हैं एक को छोड़कर। किसको छोड़कर? स्कूल में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं के माता पिता अभिभावक, ये तो होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अध्यक्ष अभिभावक होता है। स्कूल में कार्यरत शिक्षक, स्थानीय प्राधिकारी, वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति, यानी वार्ड से निर्वाचित व्यक्ति का मतलब यहाँ वार्ड पंच या पार्षद है। एक चीज ध्यान रखना, वार्ड पंच या पार्षद इसका सदस्य हो सकता है, सरपंच इसका सदस्य नहीं है। तो ये तो होते हैं। शिक्षा मंत्री ये नहीं होते, शिक्षा मंत्री SMC के अध्यक्ष नहीं होते। स्थानीय प्राधिकारी के अन्य सभी निर्वाचित सदस्य उस गांव या वार्ड में जहां स्कूल, ये भी है। MLA के 2 सदस्य हैं नामित MLA के द्वारा, तो ये तीनों है। लेकिन शिक्षा मंत्री, स्कूल प्रबंधन, SMC का अध्यक्ष, SMC का सदस्य नहीं होता है। निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले बुनियादी शिक्षा, बेसिक एजुकेशन, नई तालीम का विचार प्रतिपादित किया था? महात्मा गांधी ने 1937 में वर्धा योजना में, याद कीजिए, वर्धा योजना में गांधी जी ने RTE वाली बात भी कही थी। कहा था कि बच्चों को शिक्षा दे दो। अंग्रेजों से कहा था कि हमारे भी बच्चों को फ्री एजुकेशन दे दो, हमारे बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन दे दो और हमारे बच्चों को मातृभाषा में एजुकेशन दे दो। ये वर्धा योजना बुनियादी शिक्षा, नई तालीम की ही तो बात थी, लेकिन अंग्रेजों ने नहीं माना था। सर्व शिक्षा अभियान SSA एक व्यापक कार्यक्रम के तहत प्राप्त करना चाहता है, यानी SSA जो चलाया था हमने 2001 से लेकर 2010 का जो टारगेट था, इसका लक्ष्य क्या था? सार्वभौमिक शिक्षा, सभी के लिए सार्वभौमिक शिक्षा, संपूर्ण शिक्षा, सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा, ये था। सार्वभौमिक प्राथमिक शिक्षा या सार्वभौमिक एलिमेंट्री एजुकेशन, इसको UEE बोला जाता है, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, यानी 6 से 14 आयु वर्ग के कक्षा 1 से 8 के समस्त बच्चों को शिक्षा से जोड़ना ही हमारा टारगेट था। यही SSA आगे चलकर 86वां संविधान संशोधन बना और वही आगे चल के RTE 2009 बना। ये रहा 2 क्वेश्चन, अब सिलेबस में नहीं है। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू किया गया? 2001 में। ये उस समय सर्व शिक्षा अभियान सिलेबस में था, इसलिए ये क्वेश्चन आता था। लेकिन आप देख सकते हैं रिपीटिशन कितना हो रहा है। ये वापस सैनिक स्कूल चित्तौड़गढ़ राजस्थान स्थापित किया गया 7 अगस्त 1961 को, वापस रिपीट हुआ है।
अब सिलेबस में नहीं है। कस्तूरबा गांधी केजीवीवी से संबंधित वाक्य पढ़ें, ये क्वेश्चन दोबारा आ सकता है। केजीवीवी आवासीय विद्यालय है, ये तो बिल्कुल सही बात है, आवासीय विद्यालय है। केजीवीवी में 75% आरक्षण बालिकाओं के SC, ST, OBC और अल्पसंख्यक समुदाय के लिए है, ये भी ठीक बात है। केजीवीवी गैर आवासीय विद्यालय नहीं, आवासीय विद्यालय है। केजीवीवी में कोई जाति या समुदाय का आरक्षण नहीं है, तो ये गलत है दोनों। केजीवीवी माध्यमिक स्तर के विद्यालय है, नहीं, उस समय माध्यमिक के नहीं थे। जब 2020 में जब आया था उस समय ये माध्यमिक स्तर के नहीं थे, उस समय ये सिर्फ 6ठी से 8वीं के हुआ करते थे। और केजीवीवी उच्च प्राथमिक स्तर की बालिकाओं के लिए है, तो ये छठा सही था, यानी पहला, दूसरा और छठा ये 3 ऑप्शन सही थे। इसका मतलब ये वाला ऑप्शन इसका सही था। अब वर्तमान में ये माध्यमिक यानी उच्च माध्यमिक 12वीं तक भी है, यानी केजीवीवी अब 6ठी से 12वीं तक है, ये विशेष तौर से ध्यान रखना। और 352 केजीवीवी राजस्थान में संचालित है। निःशुल्क शिक्षा और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया। देखिए RTE 2009 का जो कानून है, जो भारत की संसद के द्वारा जिसको पारित किया गया, उसकी पहली ही लाइन है ये पहली ही लाइन है कि किसके द्वारा इसको अधिनियमित किया गया, भारत की संसद के द्वारा इसको अधिनियमित किया गया। आप याद कीजिए, इसको राज्यसभा ने 20 जुलाई को पारित किया, इसको लोकसभा ने 4 अगस्त को पारित किया, इस पर राष्ट्रपति के 26 अगस्त को हस्ताक्षर हुए और इसमें लिखा गया कि केंद्र सरकार एक अधिसूचना जारी करके इसको जिस दिन से लागू करना चाहेगी उस दिन से लागू होगा। और वो दिन था 1 अप्रैल 2010, 1 अप्रैल 2010। तो जब ये RTE बना तो इसके ऊपर पहली लाइन है कि भारत की संसद के द्वारा भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, कौन से वर्ष में, 60वें वर्ष में, यानी भारत गणराज्य कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से इसने लिखा है, भारत गणराज्य के 60वें वर्ष में भारत की संसद के द्वारा अधिनियमित किया जाता है। और यही पूछा इसने, किसने अधिनियमित किया है, भारत की संसद के द्वारा। कितनी भाषाओं में, ये हमारी संविधान की सभी जो है जितनी 22 भाषाएं, उन सारी भाषाओं में इसको अनुवादित किया गया है। शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में एक अध्यापक के लिए न्यूनतम कार्य घंटे प्रति सप्ताह, ये वापस आ गया, वही 45 घंटे। यहाँ तैयारी के घंटे सहित है, ये तैयारी के घंटे सहित है, ये जो हमारा अनुसूची में बिल्कुल ऐसा कैसा लिखा हुआ है। अगला एक 2011 की भर्ती का पेपर है ये। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? सर्व शिक्षा अभियान तल प्रधान बॉटम अप उपागम का उपयोग इसलिए करता है क्योंकि यह नियोजन टीम को समस्याओं से अवगत कराता है, यद्यपि उसके समाधान में सहायता नहीं करता है। तो ये गलत है, ये समस्याओं से अवगत भी कराता है और उनके समाधान से उनको सहायता भी देता है, क्योंकि यह साधारण व्यक्तियों के स्तर से में वास्तविकता को दर्शाता है, क्योंकि यह उन व्यक्तियों को जो इसमें सम्मिलित है समस्या की जानकारी देता है तथा समाधान में सहायक है। ये बिल्कुल सही था। इसका उल्टा यहाँ पे इन्होंने किया, क्योंकि यह उन व्यक्तियों में जो इससे सम्मिलित है अपनत्व की भावना पैदा करता है। ये सारे सही थे, ये गलत था। निम्न में से किन सेवारत अध्यापकों को उच्च शिक्षा संस्थान IASC प्रशिक्षण प्रदान करता है? देखिए अच्छा क्वेश्चन है कि IASC कौन से शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करता है। तो आपने देखा होगा IASC, CTE और डाइट की स्थापना इस तरीके से ही थी कि ये लेक्चरर को करता था, ये 2nd ग्रेड के लिए थी और ये 3rd ग्रेड के लिए था। लेकिन राजस्थान के IASC को साथ में जिम्मा दिया गया था कि जिस जिले में IASC मुख्यालय में स्थापित होगा उस जिले के 2nd ग्रेड को भी ये ट्रेनिंग देता है। तो कुल मिला के स्कूल के लेक्चरर के और द्वितीय श्रेणी अध्यापक को, जैसे बीकानेर का IASC 16 जिले या 17 जिलों के लेक्चरर को ट्रेनिंग देता है, प्लस साथ ही साथ बीकानेर जिले के जो ग्रेड 2nd के टीचर है उनको भी ट्रेनिंग देता है। इसका मतलब ये शिक्षक के रूप में यदि ट्रेनिंग देता है तो स्कूल लेक्चरर को तो, यानी आप लोग लेक्चरर बनेंगे तो आपको तो ये ट्रेनिंग देगा ही देगा, इसके जैसा लिखा है इसने, लेकिन साथ साथ उस जिले के ग्रेड 2nd के टीचर्स को भी देता है। इसलिए इसका ये ऑप्शन सही था, जो अपने बहुत अच्छे तरीके से अपने ऐप पे भी आपको बताया था। निम्न में से कौन सा एक सही है? शिक्षा प्रबंधन अध्यापकों के उन प्रयासों के मॉनिटरिंग की प्रक्रिया है जिनके द्वारा वे अपने विद्यार्थियों को इस योग्य बना सके कि वे जीवन में अच्छा व्यवसाय और स्तर प्राप्त कर सके। अच्छा व्यवसाय प्राप्त करना प्रबंधन का उद्देश्य नहीं है। वे अच्छे अंक और अच्छी ग्रेड प्राप्त कर सफल हो सके, ग्रेड प्राप्त करना, अंक प्राप्त करना भी शिक्षा का उद्देश्य नहीं है।
वे यह ज्ञान प्राप्त कर सके कि उन्हें पूर्व में प्राप्त नहीं था। ठीक है, हो सकता है कि वो एक व्यवहार में परिवर्तन कर ले, ज्ञान प्राप्त कर ले और वे देश के उपयोगी नागरिक बन सके। यही तो हमारा शिक्षा का उद्देश्य है कि संपूर्ण गुणवत्ता प्रबंधन या शिक्षा का उद्देश्य यह है कि हम देश में सुयोग्य नागरिक पैदा करें, अच्छे नागरिक बनाएं, अच्छे चरित्र वाले बच्चे पैदा करें, तो वे देश के उपयोगी नागरिक बन सके, ये इसका उद्देश्य है। निम्न में से कौन सा स्तर अत्यधिक महत्वपूर्ण है जिसकी सभी योजनाओं का क्रियान्वयन होता है तथा जो भी सभी स्तरों की नींव का पत्थर है। देखिए, समझने से ही बिल्कुल कि कौन सा अत्यधिक महत्वपूर्ण स्तर है। इसको मान लीजिए राष्ट्रीय, राष्ट्रीय के बाद राज्य, राज्य के बाद जिला और जिला के बाद विद्यालय। हमने बार बार आपको जब पढ़ाया था तो यही कहा था कि विद्यालय स्तर पे जो प्लानिंग होती है वो सबसे बेस्ट है, जो एसएमसी के द्वारा की जाती है, जिसको विकेंद्रीकरण कहा जाता है। ये विकेंद्रीकरण ही सबसे बेस्ट होता है क्योंकि वास्तविक समस्याओं का पता यही होता है, वास्तविक समस्याओं का समाधान भी विद्यालय स्तर पे होता है। इसलिए शाला स्तर, जिसको सभी प्रकार की योजनाओं की नींव का पत्थर कहा जाता है, वो विद्यालय स्तर पे ही वो इस प्रकार की प्लानिंग होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन था, निम्न युग्मों जोड़ों में कौन सा एक मेल नहीं खाता है। ये उस समय ई गवर्नेंस था, इसलिए क्वेश्चन आया था ई गवर्नेंस की भागीदारी बढ़ेगी, बिल्कुल था। ई गवर्नेंस परिणाम आधारित है, ई गवर्नेंस निर्णय आधारित है। उस समय कहा गया था कि ई गवर्नेंस अपने आप में एक प्रोसेस आधारित है, ये मेल नहीं खाता, प्रक्रिया नहीं है। भागीदारी, परिणाम और निर्णय को बढ़ाने वाला जो है, जब हम ई गवर्नेंस को पढ़ाते थे तब ये सारी चीजें वहां पे आती थी। शिक्षा का अधिकार 2009 को लागू करना क्यों आवश्यक था? क्योंकि भारतीय संविधान की धारा 45 बालकों की शिक्षा के उद्देश्य को पूरा नहीं करती थी। थोड़ा सा ठीक है कि हाँ, बात तो ठीक है, पूरा नहीं करती थी। बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराने हेतु या बालकों की शिक्षा को संविधान के मूल अधिकार बनाने के लिए, क्योंकि राज्य के लिए नीति निर्देशक तत्व निर्देश थे और उन्हें लागू नहीं किया जा सकता। ये दोनों काफी अच्छे लग रहे थे, लेकिन इसमें यह था कि शिक्षा का अधिकार लागू क्यों किया? लागू किया था बालकों को दिए गए, यानी बच्चे को जो 86वां संविधान संशोधन में बच्चे को जो अधिकार मिला था, कौन से 86वें संविधान संशोधन के 21वां ए जो अनुच्छेद है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन का, जिसमें बच्चे को जो अधिकार मिला था, बालकों को दिए गए मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संरचना उपलब्ध कराना, यानी आरटीई 2009 को लागू करने का उद्देश्य था बच्चों को जो मूल अधिकार मिला है उस मूल अधिकार के अनुसार गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की संरचना उपलब्ध करवाना। निम्न में से कौन सा एक उद्देश्य विशेष रूप से माध्यमिक शिक्षा में प्रवेश के सार्वभौमिकरण तथा गुणवत्ता सुधार का कार्यक्रम है? यह उस समय चलता था, बहुत ही इंपॉर्टेंट था। यह उस समय रमसा चलता था, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, उसके बारे में पूछना चाह रहा है, तो इसका उत्तर राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान था। अब वर्तमान में रमसा नहीं चल के समसा चलता है, तो समसा से संबंधित कोई क्वेश्चन आएगा तो हम उसको देखेंगे। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत किस भेद को कम करने हेतु अलग से लड़के और लड़कियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लक्ष्य निर्धारित करना आवश्यक है? यानी कौन सा भेद समाप्त करें? तो लड़के लड़कियों की अगर बात आती है तो लिंग होगा, यानी जेंडर बेस, और जब एससी और एसटी की बात आती है तो सामाजिक भेद, यानी लिंग तथा सामाजिक भेद को समाप्त करना हमारा लक्ष्य था। क्योंकि लड़के लड़कियों का भेद समाप्त करना लैंगिक भेद, जातियों का भेद समाप्त करना सामाजिक भेद, तो ये इसका उत्तर ये था। निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? एजुसेट मुख्य रूप से विद्यालय, महाविद्यालय तथा उच्च स्तर की शिक्षा की संबंधता के प्रदान हेतु है। एजुसेट का कार्य अनौपचारिक शिक्षा तथा विकासात्मक संप्रेषण को सहायता प्रदान करता है, सही बात है। एजुसेट भारतीय उपग्रह जो विधिक रूप से शिक्षा की सेवा, बिल्कुल एजुकेशन सैटेलाइट, एजुसेट का नाम यही था। एजुसेट मुख्य रूप से शहरी क्षेत्र केंद्रित है, बिल्कुल नहीं, एजुसेट सभी के लिए था। तो ये एजुसेट उस समय हमारे सिलेबस में था, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन इतना अच्छा पूछा हुआ है। एजुसेट तो एक एजुकेशन का सैटेलाइट है, उसमें शहर और गांव का कोई फर्क नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक क्रम श्रोता की दृष्टि से सही है? कृपया कोड का प्रयोग करें। यहाँ पे ये उस समय ई गवर्नेंस और ये आईसीटी और ई मित्र और ये सारे सिलेबस में थे, इसलिए क्वेश्चन आया था। ये कह रहा है श्रोता की दृष्टि से कौन सा क्रम सही है? तो ये कह रहा है सबसे पहले हमारे पास आईसीटी की लैब होनी चाहिए। जब आईसीटी की लैब होगी तो ई गवर्नेंट आएगा, यानी 1 नंबर ये, 2 नंबर ये। जब ई गवर्नमेंट आएगा
तो ई गवर्नेंस आएगी, ई गवर्नेंस आएगी तो ई मित्रों की ज़्यादा से ज़्यादा स्थापना होगी और जहां सुविधाएं ज़्यादा से ज़्यादा मिलेगी। निम्न में से कौन सा एक ई गवर्नेंस का उपयोग नहीं है? मॉनिटरिंग की सुविधा में सुधार लाना, बिल्कुल है। कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में सहायता, बिल्कुल है। जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएगा तथा सामाजिक आर्थिक भेद को समाप्त करेगा, बिल्कुल है। सरकार को सम्मान को उजागर कर जनता को स्वार्थ प्राप्त करने में सहायता, स्वार्थ नहीं है। कल्याण की भावना, जवाबदेही, पारदर्शिता, समय पे लोक कल्याण की योजनाएं जनता को उपलब्ध कराने का इसका उद्देश्य रखा था। ई मित्र से संबंधित निम्न में से कौन सा एक नहीं है? ई गवर्नेंस की परियोजना है, बिल्कुल ई मित्र ई गवर्नेंस की परियोजना है। ग्रामीण क्षेत्र केंद्रित है, नहीं, ग्रामीण शहर दोनों ही है। वो ज्ञान मित्र सो पहले जो लोक मित्र और जो चलते थे वो ग्रामीण और शहरों का भेद था। ई मित्र तो चाहे गांव हो चाहे शहर हो, कोई सा भी हो सकता है, तो ये इसका गलत हो गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक सही है? भारत की स्वतंत्रता के पूर्व विभिन्न स्काउट के समूहों के एकीकरण की असफलता का मुख्य कारण प्रतिज्ञा उपवाक्य था। हमारे नेताओं ने राजा की स्वामी भक्ति को स्वीकार नहीं किया, उनके स्थान पर उन्होंने देश के प्रति स्वामी भक्ति का सुझाव दिया। ये भारत स्काउट और गाइड के लिए उस समय कोटेशन आया था। निम्न में से कौन सा एक सही नहीं है? निम्न उपग्रहों को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन द्वारा छोड़ने के पहले से बाद के क्रम में आपको रखना था उस समय। हालांकि ये कोई बहुत साइंस का भी क्वेश्चन हो सकता था, तो इसमें जो सी ऑप्शन था कि सबसे पहले इनसेट ए था, फिर एजुसेट था, फिर आपका ये चौथा जी सेट सी था और फिर उसको कल्पना को छोड़ा गया था। तो ये एक थोड़ा सा इस प्रकार से टेक्निकली आप जीके के हिसाब से इस क्वेश्चन को माने, हमने इसको इधर कंसिडर किया था। तो ये थे आज का हमारा अब तक का जो है हमारा प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है, वो अब आपके यहाँ पे कंप्लीट होते हैं जो आपके ग्रेड फर्स्ट में आए हैं। अभी हम आपके ग्रेड जो रीट में भी आए हैं उनका भी एक इस प्रकार का जो 1 घंटे का वीडियो होगा। अब हमारा यहाँ से शुरू होगा जो हमारा पहला टॉपिक है शैक्षिक प्रबंधन, अवधारणा, कार्य और सिद्धांत। यहाँ से बहुत ही शानदार क्वेश्चन जो आपको मिलने वाले हैं। ये जो टॉपिक है, देखिए इस टॉपिक की आपके पास कितने क्वेश्चन है? 133 क्वेश्चन आपको मिलेंगे और इन क्वेश्चनों की व्याख्या देखिए आप। यहाँ पे व्याख्या में प्रबंधन के जितने भी सिद्धांत है वो सारे सिद्धांत लिख दिए हैं मैंने, और इन्हीं में से हर बार कोई न कोई इनमें से यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है। तो यहाँ पे विशेष तौर से ध्यान रखना, हमने यहाँ पे ये शैक्षिक प्रबंधन के कार्य लिख दिए हैं, यही कार्य वो बार बार इनमें से कोई न कोई एक दे देता है। तो ये 133-35 क्वेश्चन जो है इस प्रकार से व्याख्या के साथ आपको मिलेंगे। देखिए यहाँ पे ये रहा हेनरी फ्योल की भूमिका, हेनरी फ्योल के जितने जो मेन काम थे वो सारे लिख दिए, और फिर लास्ट में बताया कि उसकी भूमिका किस रूप में थी। जैसे फ्योल ने प्रबंधकीय क्रिया के 5 तत्व दिए, बिल्कुल सही बात है। फ्योल की किताब का नाम जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट था, बिल्कुल। फ्योल ने प्रबंधन के 14 सिद्धांत दिए, बिल्कुल। फ्योल प्रशासनिक प्रक्रिया विचारधारा से संबंधित था, बिल्कुल। फ्योल को आधुनिक प्रबंधन का जन्मदाता कहा जाता है, बिल्कुल। फ्योल को प्रबंधन के सिद्धांतों का जन्मदाता कहा जाता है, बिल्कुल। फ्योल ने स्केलन श्रृंखला में लाल फीताशाही का दोष होने के कारण इसे दूर करने हेतु गेम प्लान का जो है, गेंग प्लांक का है वैसे ये गेंग प्लांक का जो है सुझाव दिया था, बिल्कुल। यानी ये सारे ही कथन उसके जो है वो उससे संबंधित सही थे। तो यहाँ कहने का मतलब हर एक चीज को टच किया गया है। तो ऐसे क्वेश्चन अब आपको सारे ग्रेड फर्स्ट के लिए और रीट के हिसाब से भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस की सीरीज अब आपको मिलने वाली है। थैंक यू।